गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज का टॉपिक हमारा क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और इसके अंदर भी क्या है? इसके अंदर भी आपके पास इसकी डेरिवेशन है। इसके अंदर जो थ्योरी है, थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की डेफिनेशन है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन और इसके न्यूमेरिकल्स। और डेरिवेशंस में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है, क्योंकि आप पहली बार 8th क्लास से जब आप 9th क्लास में आए हो, आप पहली बार इन डेरिवेशंस को देख रहे हो। अब इन डेरिवेशन में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपको एक भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, मान लो सपोज करो मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आपको ये क्लियर नहीं है, तो इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा आपको क्लियर नहीं होने वाला है। इसीलिए डेरिवेशंस के लिए आप वीडियो को स्किप नहीं कर सकते, वीडियो को आगे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, और आपको वीडियो में कंप्लीटली मुझसे जुड़ के रहना पड़ेगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे और इस कंप्लीट वीडियो में मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर आपने नहीं होना है। ठीक है, जैसे ही आप कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे, डाइवर्ट हो जाओगे, वहां से आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये हमारा टॉपिक है। हमें इसका मैथमेटिकल रिजल्ट और यू कैन से डेरिवेशन करनी है। तो सबसे पहले आती है इसकी स्टेटमेंट। 1 मार्क्स में स्टेटमेंट और सिर्फ ये भी आ सकता है, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओनली 1 मार्क्स में। फिर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देनी है। उस केस में डेरिवेशन से आपका कोई मतलब नहीं है। स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, ये रही इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वेयर देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। जहां पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है उसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड। और सिस्टम जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड है उसे हम बोलते हैं सिस्टम। जैसे सपोज करो मुझे आपको पढ़ाने के लिए इस बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, इस मार्कर की रिक्वायरमेंट है और चौक की रिक्वायरमेंट है। अब मोबाइल भी है, मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इस तरह से ये क्या बन गया है, मेरा सिस्टम बन गया। इसके अलावा जो भी है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। सपोज करो यहाँ पर इस रूम में बेंचेस भी पड़े हैं, आपको दिख नहीं रहोगे, लेकिन मेरे को उससे मतलब ही नहीं है, तो वो हमारे सिस्टम से अलग हो गए। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है कि उस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो यहां पर आपको ये बात क्लियर हो गई। For an isolated system means where there is no net external force, the total momentum remain conserved. The total momentum remain conserved. तो ये है आपके पास है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी है। अब हम इस स्टेटमेंट को यानी कि इस डेरिवेशन को प्रूव करने के लिए एक सिस्टम प्रिपेयर करेंगे। और वो सिस्टम मेरे पास क्या है? वो सिस्टम मेरे पास है ये दो बॉल्स, बॉल ए, बॉल बी। देखो नाम लिखा है ना, बॉल ए, बॉल बी। बॉल ए का मास है m1, बॉल बी का मास है m2। ठीक है, बॉल ए का मास m1, बॉल बी का मास m2, विच इज इनिशियली इन मोशन, विच इज इनिशियली इन मोशन, यानी कि वो क्या है, इनिशियली मोशन में है। यानी जो बॉल ए है, बॉल बी है, ये मोशन में। इसका मतलब क्या है, उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी। तो हमने लेट कर लिया वेलोसिटी v1 फॉर m1, v2 फॉर m2। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आप यहां पर m1 m2 में कंफ्यूज हो गए तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होने वाला है। दोबारा ध्यान से देखो, क्योंकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन प्रूव करनी है। और हाँ, ये बात और सुन लेना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है। 9th क्लास में आपकी जितनी भी डेरिवेशन में सबसे मुश्किल ये है, तो अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत आगे आने वाली नहीं है। दोबारा देखो ध्यान से, हमने अपना सिस्टम प्रिपेयर किया है। सिस्टम के अंदर हमने दो बॉल ली है, बॉल ए, बॉल बी। बॉल ए का मास है m1, बॉल बी का मास है m2। बॉल ए मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड बॉल बी इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u2। ठीक है, ये हमने एक सिस्टम लिया। अब इस सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही है। ये बात आपने कंडीशन के अकॉर्डिंग याद रखना है। और यहां पर हमने एक और कंडीशन ली है, u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन
u2। अब u1 इज ग्रेटर देन u2 क्यों लिया वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहां तक हमारा एक सिस्टम हमने कंसीडर किया है, सिस्टम हमने लेट किया है। अब इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जिससे हम ये डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। जो भी मैंने भी आपको बोला है वो यहाँ पे लिखना है। कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी, कंसीडर टू बॉल्स ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ये दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ। जो मूव कर रहे हैं वो एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सपोज करो आप ये समझ रहे हो कि ए तो ऐसे मूव कर रहा है, बी ऐसे मूव कर रहा है। नहीं, ऐसे नहीं मूव कर रहे, एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहे हैं। ये बात आपको माननी है, समझनी है। ठीक है, तो line with velocity u1 and u2, let there is no external unbalanced force of any sort acting on the ball। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। ये बात इस पॉइंट से लेफ्ट साइड तक सारा का सारा पार्ट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात क्या है, इफ u1 इज ग्रेटर देन u2। अब पॉइंट ये आता है कि हमने u1 को ग्रेटर देन u2 क्यों लिया। यहां पे समझने की कोशिश करो। ये बॉल आगे मूव कर रही है, ये बॉल क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है, मींस राइट साइड में मूव कर रही है। और ये बॉल इसके पीछे है, देखो यहां से इसके पीछे है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अगर ये अगर सपोज करो u2 ग्रेटर देन u2 हो जाएगा, तब क्या होगा, ये बॉल हमेशा हमेशा आगे रहेगी, बॉल बी हमेशा आगे रहेगी और बॉल बी हमेशा पीछे रहेगी। फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो हम अपना काम कर ही नहीं पाएंगे जो हमें करना है। तो जो काम हमें करना है उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये लेना पड़ेगा जो बॉल इसकी वेलोसिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी एज कंपेयर टू बॉल बी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि तभी ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें बिफोर सिस्टम, जैसे मान लो यहां पर एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर कुछ कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन लगाने पर ये सिस्टम किसी और सिस्टम में चेंज हो जाएगा। और बिफोर एंड आफ्टर मोमेंटम को हमें कंजर्व दिखाना है। देखो सपोज करो हमारे पास यहां पर क्या है, m1 m2 u1 u2। अब हमें क्या है, यहां पर ये इनिशियली सिस्टम है हमारे पास, जो सिस्टम है हमारे पास वो इनिशियल कंडीशन में है। अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, यानी बॉल ए का मोमेंटम ये है, बॉल बी का मोमेंटम ये है। अब इसका टोटल यानी कि सम, ये हमें प्रूव करना है। जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन क्या है हमारे पास, कोलिजन, हम इसको कोलाइड कराएंगे। कोलाइड करने के बाद सिस्टम हमारा बन गया ये, इसका जो मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम से इक्वल होना चाहिए, यानी कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, वो होना चाहिए। वो स्टेटमेंट है, वो हम प्रूव करेंगे यहां पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी और आपको याद रखनी पड़ेंगी और उनको उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इफ u1 इज ग्रेटर देन u2 देन एट सम इंस्टेंट, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद the two balls collide with each other, यानी कि बॉल बी बॉल ए की वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये बॉल बी से कोलाइड कर जाएगी, आपस में दोनों कोलिजन करेंगे। कोलिजन वाली कंडीशन ये रही। जब ये कोलाइड करेंगी तो जब कोई दो चीजें आपस में कोलाइड करती हैं तो कुछ मूवमेंट के लिए वो इकट्ठी हो जाती है ना, अटैच हो जाती है। तो ऐसे ही बॉल ए बॉल बी के साथ अटैच हो गई आपके पास। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अप्लाई होगा आपका न्यूटन थर्ड लॉ। मींस बॉल ए बॉल बी पर फोर्स लगाएगा, बॉल बी उसके अपोजिट बॉल ए के ऊपर फोर्स लगाएगी। अब आपको यहां पर यह समझना है, बॉल बी पर जो फोर्स, यहां पर देखो ध्यान से मैं लिखा हुआ है, लेट द कोलिजन लास्ट फॉर टाइम t, ड्यूरिंग कोलिजन द बॉल a exert a force FAB and ball B exert force FBA। आपको ये पॉइंट समझना है, बॉल A जो बॉल B पर फोर्स लगाएगी वो हम बताएंगे या हम उसे डिफाइन करेंगे या फिर हम उसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, FAB ऐसे लिखेंगे। और बॉल B जो A पर फोर्स लगाएगी ना न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो फोर्स क्या होगी आपके पास, फोर्स FBA। इसे बोलते कैसे हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A, इसे ऐसे बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। और इसे कैसे बोलते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय A ऑन B। क्लियर है,
ये पॉइंट आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में जो भी था मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपने वीडियो के इस पोर्शन को बड़े ध्यान से बार बार समझना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही स्ट्राइक होगा, स्ट्राइक होने के बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, m2 मूविंग विद वेलोसिटी v2, ठीक है। क्योंकि और a b अपनी पोजीशन इंटरचेंज, जैसे पहले। तो आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे बार बार देखिए। यहां तक आपको सारी बात क्लियर है। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम करने जा रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझना ही पड़ेगा। एनी हाउ, किसी भी तरह से आपको ये पार्ट समझना पड़ेगा जो हम अब करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम चेंज इन मोमेंटम या फिर हम मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट यहां पर प्रूव करेंगे फॉर बॉल ए, फॉर बॉल ए। बॉल ए के लिए हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम किसके लिए, फॉर बॉल ए। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यानी कि कोलिजन से पहले, कोलिजन से पहले बॉल ए, और इसका मोमेंटम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी मींस m1 u1। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम फॉर बॉल ए। तो फाइनल मोमेंटम हमें कहां से पता लगेगा, फाइनल मोमेंटम हमें पता लगेगा यहां से। तो ये है आपके पास बॉल ए, मोमेंटम क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास m1, मास तो m1 ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाएगी आपके पास v1 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। m1 u1 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम m1 v1। इसके बाद चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के डिवाइड बाय टाइम आ जाएगा। ये क्या बनेगा आपका m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाय t। कौन सा टाइम, वो टाइम जिसमें कोलिजन हुआ है। यहां तक आप पहुंच गए। यहां तक पहुंचने के बाद जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है अप्लाइड फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स यहां पर कौन सी है, अब आपको ये पॉइंट समझना है आपको, यानी बॉल ए पर फोर्स कौन लगा रहा है, ये बात आपको समझनी है। तो बॉल ए पर फोर्स लगा रहा है बॉल बी, और बॉल बी जो फोर्स लगा रहा है हमने उसे इनिशियली कैसे रिप्रेजेंट किया है, बॉल बी कौन सी फोर्स लगा रहा है, बॉल बी एक्सर्ट्स फोर्स बॉल एफ बी ए, यानी कि ये जो पार्ट आपके पास आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये जो फोर्स के इक्वल है, ये कौन सी फोर्स के इक्वल है, ये है उस फोर्स के इक्वल जो बॉल बी लगा रहा है। और बॉल बी कौन सी फोर्स लगा रहा है, बॉल बी फोर्स लगा रहा है एफ बी ए। यहां तक हमारा ये समझ लो 60% काम कंप्लीट हो गया। अब आपको ये वाला पार्ट समझना है जल्दी से जल्दी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और इसको समझने की कोशिश करो। बिल्कुल सिंपल है। इनिशियल हम क्या कर रहे हैं, बॉल ए के लिए बात कर रहे हैं। बॉल ए के लिए इनिशियल मोमेंटम m1 v1 m1 u1, इनिशियली इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, u1 है। तो इनिशियल मोमेंटम m1 u1, फाइनल मोमेंटम m1 v1, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल m1 v1 माइनस m1 u1, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम।
और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये किसके इक्वल होगा, ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। कौन सी अप्लाइड फोर्स, यहां पर ये मैटर करता है क्योंकि यहां पर दो फोर्स हैं। एक फोर्स है जो ए बी पर लगा रहा है और एक फोर्स है जो बी ए पर लगा रहा है। तो बॉल ए पर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रही है बॉल बी, तो बॉल बी की फोर्स कौन सी है, बॉल बी की फोर्स है एफ बी ए। ठीक है, अब आपको ये सेम काम करना है फॉर बॉल बी, आपको ये सेम काम करना है फॉर बॉल बी। तो हम यहां पर बिल्कुल सीधा लिख लेंगे सिमिलरली m1 m2 m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू एफ ए बी। सिमिलरली लिख के आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उनके लिए मैं इसको दोबारा करवा देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये पार्ट याद होना चाहिए कि बॉल ए के लिए आपके पास रिजल्ट ये है, बॉल बी के लिए आपके पास रिजल्ट ये आएगा। बिल्कुल सिमिलर ही करना है, बस यहां पर क्या होगा, यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मैं यहां पर आपके लिए शॉर्ट में लिख देता हूं कि बॉल बी फॉर बॉल बी, आप समझने की कोशिश करना। बॉल ए के बी के लिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m2 u2 इनिशियल मोमेंटम, शॉर्ट में लिख रहा हूं। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2 v2। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, यानी कि pf डिवाइडेड माइनस pi, m2 v2 माइनस m2 u2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, डिवाइडेड बाय t, और ये किसके इक्वल होगा, ये होगा उस फोर्स के इक्वल जो बी पर लगा रहा है। बी, बॉल बी पर फोर्स कौन लगा रहा है, बॉल ए लगा रहा है, और बॉल ए कौन सी फोर्स लगा रहा है, बॉल ए फोर्स लगा रहा है एफ ए बी। सीधा यहां पर आ जाओ, क्लियर है। तो यहां से मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब फोर बॉल ए भी आपके पास है, फोर बॉल बी भी आपके पास आ गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखो, अब हमें यहां पर क्या करना है, अभी हमने क्या किया था, न्यूटन सेकंड लॉ लगाया था, अब हम यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे। थर्ड लॉ कैसे लगाएंगे वो समझना है अब आपको, और थर्ड लॉ के अप्लाई होते ही हमारे पास ये डेरिवेशन सॉल्व हो जाएगी। कैसे होगी, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। आपके पास बॉल ए के लिए भी रिजल्ट है, बॉल ए के लिए रिजल्ट ये है, बॉल बी के लिए रिजल्ट ये है। अब हमें यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करना है। अब थर्ड लॉ का मतलब क्या होता है, आपको थर्ड लॉ की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि थर्ड लॉ में आपके पास दो फोर्सेज हैं, एक फोर्स है एक्शन फोर्स, एक फोर्स है रिएक्शन फोर्स। हमें यहाँ पर यह समझना है कि एक्शन फोर्स कौन सी है, रिएक्शन फोर्स हमारे पास कौन सी है। तो ध्यान से देखो, पहले सिस्टम ये था, इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद बॉल ए ने बॉल बी को स्ट्राइक किया, बॉल ए ने बॉल बी को स्ट्राइक किया। क्यों किया, क्योंकि बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू बॉल बी। तो इसका मतलब क्या है, जब ए बी पर फोर्स लगाएगा, यानी कि ये वाली फोर्स आपके पास क्या है, एक्शन फोर्स। और बॉल बी ने कौन सी फोर्स लगाई है, बॉल बी ने फोर्स लगाई है आपके पास एफ बी ए, यानी कि कब लगी, जब ए ने उसके ऊपर एक्शन किया, तो उसने रिएक्शन फॉर्म में किया ना, मींस ये फोर्स आपके पास है रिएक्शन फोर्स। अब हमें क्या करना है, न्यूटन थर्ड लॉ लगाना है। थर्ड लॉ में क्या होता है, एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, बट इन टर्म ऑफ अगर हम साइन की बात करते हैं तो ये अपोजिट होती है। इसका मतलब क्या है, इनमें से हम एफ ए बी को एक्शन फोर्स मानेंगे और पॉजिटिव फॉर्म में रखेंगे, लेकिन रिएक्शन फोर्स यानी एफ बी ए को हम नेगेटिव सिंबल के साथ यूज करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इक्वल रखा है, न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन है, यहां पर माइनस रखा है क्योंकि ये भी न्यूटन थर्ड लॉ की कंडीशन है। थर्ड लॉ की कंडीशन स्टेटमेंट है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल, इक्वल मींस इक्वल का साइन, बट अपोजिट, अपोजिट मींस एक के साथ माइनस साइन आएगा, एक्शन के साथ पॉजिटिव साइन आता है, उसका अपोजिट जो होता है यानी रिएक्शन फोर्स, उसके साथ आपको लगाना होता है नेगेटिव। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एफ ए बी और एफ बी ए की वैल्यूज को पुट करेंगे। एफ ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय t, और एफ बी ए को हम रखेंगे माइनस के साइन के साथ, मींस माइनस का साइन
m1v1 माइनस m1u1 डिवाइडेड बाय t। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को बड़े अच्छे से रख दिया है यहाँ पर। बस अब हमें क्या करना है, मैथमेटिकली इसे सॉल्व करना है। मैथमेटिकली इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट के साइन को हटाएंगे और मतलब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाने से जो चेंज आता है वो दिखाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम टी को काट देते हैं, दोनों साइड टी है, टी आपका कट जाएगा। आपका ओवरऑल क्या हो गया, लेफ्ट साइड m2 v2 माइनस m2 u2। यहां पर आपके पास क्या आएगा, माइनस m1 v1 प्लस m1 u1 m1 u1। अब आपने क्या करना है, u पार्ट इकट्ठा कर दो और v पार्ट को इकट्ठा कर दो। तो u पार्ट यहाँ पे नेगेटिव है, इसे हम यहाँ पर ले जाएंगे और v पार्ट को हम यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारा बन गया m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है रिजल्ट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो यहां पर ये आपके पास आ गया है, आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा सही भी है या नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। कैसे सही है, ध्यान से देखो। आपके पास ये है कोलिजन, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पर कोलिजन से पहले हमारे पास मोमेंटम क्या है, टोटल मोमेंटम हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, m1 u1 प्लस m2 u2। देखो ये रहा m1 u1 प्लस m2 u2। और कोलिजन के बाद हमारे पास मोमेंटम क्या है, m1 v1 m2 v2। ये देखो m1 v1 प्लस m2 v2। लेफ्ट राइट में कोई चक्कर नहीं है, आप उसे रीअरेंज कर सकते हो, माइनस के साइन में चेंज आएगा और वो बाद में कट भी जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेरिवेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपने इसको बड़े ध्यान से समझा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। उन्हीं बच्चों को क्लियर होगा जिन बच्चों को या जो बच्चे शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड थे, जो थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर हो गए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, शायद उनको कुछ भी समझ में ना आए। और उस केस में उनको क्या करना है, दोबारा से वीडियो देखनी है, अपने हाथों से लिख के देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करते हैं। ठीक है, रीड आउट नहीं करना है, इसको बार बार लिख लिख कर देखना है, अपने हाथों से लिख लिख के देखना है। और इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और वो तभी दूर होगी जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे, लिख कर देखोगे। तो आपके पास जो भी मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस डेरिवेशन इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो यहां पर आप इसका कंप्लीट दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।